फ्राइडे चैलेंज वो एक्सरसाइज है जो हम हर हफ्ते अपनी मंडली में करते हैं, जिसमें मैं एक वाक्य देता हूं और उसी वाक्य से शुरू करके 6 अलग अलग राइटर्स लिखते हैं 6 नन्ही कहानियां। आज का असाइनमेंट है कि हर कहानी इसी वाक्य से शुरू होनी है, उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था। आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था, लेकिन हर बात जरूरत भर के लिए की जाए ऐसा कोई नियम तो नहीं। मैं वहां था क्योंकि मेरा दिल चाहा, मैं वहां था क्योंकि मेरी अंतरात्मा मुझे वहां तक खींच लाई थी। मैं निचली बस्ती के उस छोटे से मकान के सामने खड़ा था। तेज बारिश हो रही थी। मेरे महंगे ब्रांडेड जूते बुरी तरह गीले हो गए थे। सिल्क की टाई सिकुड़कर झूल गई थी। घर के आंगन के एक तरफ से पंडित के मंत्रोच्चारण की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ एक कोने में दीवार से टिकी उस लड़की की सिसकियों की आवाज। तभी वहां मौजूद लोगों के बीच हलचल होने लगी। 4 लोग आगे आए और फूलों से ढकी बेजान देह को ऊपर उठा लिया। राम नाम के जाप के बीच लोग उस अर्थी को उठाए घर से बाहर निकलने लगे। मैं लगातार उस लड़की को देखता रहा। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं। होंठ लगातार बुदबुदाते रहे, पापा पापा। लोग दिलासा दे रहे थे, मत रो बेटा, होनी को कौन टाल सकता है, अब तो तुझे ही संभालना है खुद को। लोग फुसफुसा रहे थे, बुरी आदतों ने मार ही डाला आखिर। सारी दिलासा, सारी नसीहतें उस लड़की की आंख का पानी बनकर बहे जा रहे थे। मैंने अपना चेहरा घुमा लिया। पल भर में आंगन वीरान हो गया। सारे पुरुष शमशान को निकल गए और औरतें अपने अपने घर। मैं चुपचाप वहीं खड़ा उस लड़की को देखता रहा। उसकी नजर मुझसे टकराई। मैंने हाथ जोड़ दिए। वो एकटक मुझे देखती रही। मैं पढ़ता रहा उसकी नजरें कि शायद गुस्सा दिखे, नफरत नजर आए, पर वहां सिर्फ दुख था, अपने पापा को खोने का दुख। मैं वापस चला आया, एक बेटी को अनाथ करने का अपराध बोध लिए। आज मेरी कार से टक्कर लग के उस आदमी की मौत हो गई थी। गलती मेरी नहीं थी, उसने शराब पी रखी थी। अचानक कूद पड़ा था मेरी कार के आगे। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक मारे थे, लेकिन पुलिस और कानून की नजर में मैं बेकसूर था, क्योंकि वहां खड़ी भीड़ ने उसे ही गलत ठहराया, कहा कि वो लापरवाह शराबी है। लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो आदमी मरा वो एक पिता था। एक्सीडेंट के वक्त वो लड़की वहीं थी, सड़क के उस पार, स्कूल यूनिफॉर्म पहने, 2 चोटियों में। मैं खुद को नहीं माफ कर पाया, क्योंकि मैंने देखा था उसका जर्द पड़ता चेहरा, मैंने सुनी थी उसकी चीख। सचमुच जरूरी नहीं था, पर 1 सप्ताह बाद मैं फिर वही था। वही बस्ती, वही घर और वही लड़की। घर में कोई बड़ा नहीं है बेटा? मैंने नर्म लहजे में पूछा। उसने ना में सर हिलाया। मैंने उसके सर पे हाथ रख दिया। जानता था कि उसे जरूरत है किसी बड़े की, किसी सहारे की। या मैं शायद ये जानता था कि उस अनाथ बच्ची के सर पर रखा मेरा हाथ मुझे मेरे अपराध बोध से मुक्ति दिलाएगा। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य दीक्षा चौधरी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था, उल्टा मैं ना जाता तो अच्छा रहता। पर ये मोहब्बत, उफ, क्या क्या नहीं करवाती है आशिकों से। जो आदमी पेट्रोल के पैसे बचाने के लिए कॉलेज से घर भी अपने स्टूडेंट से लिफ्ट लेके जाता है, 10 रुपए का समोसा बार्गेन करके 9 रुपए में खाता है, वो साक्षात 1 घंटे से 5 स्टार होटल में बैठा था। स्टार भी ऐसे वैसे नहीं, इतने तड़कते भड़कते कि सर चकर आ जाए। और जो मेन्यू देख लो, तौबा तौबा, मधुमक्खियां काटने जैसा फील हो रहा था भाई। ऊपर से यहाँ के वेटर, बाय गॉड, मोहब्बत से खतरनाक अगर कुछ है ना तो वो है ये वेटर। बीते 60 मिनट में 70 बार मुझसे पूछ चुके थे, सर एनी ऑर्डर,
सवाल ना शर्मिष्ठा जी का ना होता तो मैं इस महंगे पकवान वाली ऊंची दुकान में कभी ना जाता, लेकिन उन्होंने जिस अदा से अपनी बर्थडे पार्टी का स्पेशल इनविटेशन दिया, मैं अपने होश खो बैठा था। बुलाया तो उन्होंने सबको था, पर इतने प्यार से किसी को नहीं। मुझे तो पहले से ही अंदाजा था। यूं ही नहीं मेरे लिए गोभी के पराठे लेके आया करती थी। मैंने भी कह दिया था जरूर आऊंगा, और पार्टी भी मेरी तरफ से समझिए। सच? ओह सो स्वीट ऑफ यू। हाय, कैसी चाशनी जैसी आवाज थी। बस थोड़ी और बात कर लेती ना उस दिन, कसम से मेरी जुबान चिपक जानी थी। खैर, उस दिन के बाद इतना चिंतन मंथन करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा था कि शर्मिष्ठा जी मतलब शायद वो अपने बर्थडे पे मुझे प्रपोज हाथ में गुलाब लेके हैं। एक मिनट प्रपोजल रख लूंगा पर गुलाब वापस कर दूंगा फूल वाले को। फजूल खर्चा कहाँ की सही बात है भाई। मैं सब सोच ही रहा था कि सामने से शर्मिष्ठा जी आती दिखी और उनके पीछे पीछे कॉलेज की सारी पलटन भी। मेरी नजर तो खैर उन्हीं पर टिकी थी। गुलाबी साड़ी, गाल चूमते झुमके, काजल से भरी आंखें और उन पर मुस्कुराहट। मेरी आंखें किसी चाइनीज गुड़िया की तरह टिमटिमा रही थीं। हैप्पी बर्थडे, मैंने खुद को संभालते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए बोली थैंक यू। लगे हाथ आई लव यू भी बोल देती मुझको। चलो, नर्वस हो रही होंगी। अब वो एकदम मेरे सामने बैठी थी और कबाब में कंकाल जैसे स्टाफ के लोग वहीं आसपास की कुर्सियों पर। सुना है आज की पार्टी आप दे रहे हैं? एक ने पूछा तो मैंने इतरा के कहा अजी इतना तो बनता ही है? क्यों शर्मिष्ठा जी? वो सिर्फ मुस्कुरा दी। ये गया प्रपोज करने का दूसरा मौका। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। कोई और भी आने वाला है क्या? थोड़ी देर बाद मैंने पूछ ही लिया। हाँ, वो लो आ गए, कहते हुए वो दरवाजे की तरफ चली गई। लौटी तो साथ में एक लड़का था। दोस्त होगा, मैं खुद को तसल्ली दे ही रहा था कि वो उसे सबसे इंट्रोड्यूस करवाने लगी। ये गुप्ता सर, ये बैनर्जी सर, ये अशोक सर, एंड एवरीबॉडी, दिस इज विकास। वो मुस्कुरा कर बोली मेरे मंगेतर। 1000 मधुमक्खियों ने एक साथ काट लिया था मुझे। दिल में इतना तेज दर्द हुआ जैसे बार्गेनिंग करके बचाए सारे एक एक के सिक्के ना जेब से गिर गए। ऊपर से ऑर्डर लेने खड़ा है वो वेटर। मन किया एक झापट रसीद कर दूं उसके गाल पे। हाँ नहीं तो करे ऑर्डर। शर्मिष्ठा जी मेरी तरफ देखकर बोली। मन तो कर रहा था उठ के भाग जाऊं। हाँ, मैंने नकली हंसी हंसते हुए कहा। विकास समेत सारे लोग मेन्यू में नजरें गड़ाए जाने कौन कौन सा पकवान खोजने में लगे थे और मेरा टुकड़े टुकड़े हुआ दिल हिसाब जोड़ रहा था। आशिकी का भारी भरकम बिल जो चुकाना था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य लकी राजीव ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था। मैं किसी और कैफे में भी जा सकती थी कॉफी पीने के लिए, लेकिन शायद मेरी आंखों पर पड़ी पट्टी खोलने के लिए मेरी किस्मत मुझे यहां लेके आ गई थी। सामने एक दुकान में खड़े मोहित और उनके बगल में खी करती रिया मुझे अपनी टेबल से साफ दिख रहे थे। मेरा पति मुझसे झूठ बोलकर अपनी कॉलीग के साथ घूम रहा है। मेरी आंखें भरी जा रही थीं। अभी थोड़ी देर पहले रिपोर्ट मिलते ही कितने मन से मैंने मोहित को फोन किया था अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने के लिए। आप कहाँ हैं मोहित? मुझे अभी के अभी मिलना है। मैं पगलाई जा रही थी। अभी तो मीटिंग में हूँ, शाम को मिलते हैं। मोहित ने फोन रख दिया था और ठीक 2 मिनट बाद मैंने इन दोनों को साथ देख लिया था। पहले भी कई बार मुझे लगा था कि कुछ ज्यादा ही दोस्ती थी इन दोनों के बीच में। ऑफिस की पार्टी में भी रिया का बार बार मोहित के कंधे पे हाथ मार के हंसना, एक आंख दबा के मजाक करना, मेरे मन में ये जो हल्की सी चिंगारी थी वो आज इस झूठ से आग बन चुकी थी। घर जाके मैं अपने कमरे में निढाल पड़ी रही। सासू माँ ने घर में घुसते ही बड़ी उम्मीद से मेरी ओर देखा था। मैं बिना कुछ कहे रिपोर्ट अपने पर्स में छुपाए हुए सीधे अपने कमरे में आ गई थी। आंसू रुक नहीं रहे थे। कितना कुछ सोचा था मैंने आज के दिन के लिए। जब भी नए मेहमान की आहट सुनाई देगी मैं छोटे छोटे जुराब दिखाऊंगी मोहित को और पूछूंगी गेस व्हाट, या बच्चों के पोस्टर से कमरा भर लूंगी अपना। लेकिन अब सब कुछ फीका लगने लगा था।
बहुत देर से मेरा फोन बज रहा था। आंसू पोंछकर, गला खखार कर मैंने हेलो कहा। कितनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूं यार, कहाँ हो? मोहित नाराज हो रहे थे। मैंने धीरे से कहा, मेरी आंख लग गई थी। आप कितने बजे तक घर आएंगे? मुझे लेट हो जाएगा यार। सुनो, तुम नीचे वाले रूम में जाओ, एक ब्लू फाइल रखी है टेबल पे, उसकी फोटो खींच के मुझको भेज दो। अर्जेंट है, थोड़ा जल्दी भेजना। ओके। मैं नीचे वाले कमरे की ओर बढ़ी। लगा जैसे कोई और भी है वहां। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। Congratulations! दरवाजा खोलते ही मेरे ऊपर गुलाब की लाल पंखुड़ियों की बरसात हुई और मोहित, माँ और रिया हंसते हुए मेरी ओर बढ़े। मैं अवाक खड़ी रह गई। मोहित ने मेरा माथा चूमते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हमें सरप्राइज देना नहीं आता? डॉक्टर का मैसेज मेरे पास भी आ गया था। फिर हम तीनों ने ये प्लान किया। पता है, जब तुम्हारा फोन आया था मैं और रिया मार्केट में ही थे। मीटिंग थोड़ी थी, यही प्लानिंग चल रही थी। सब हंस रहे थे। माँ मेरी बलैयां ले रही थीं। मेरी नजर सामने लगे पोस्टर पर टिक गई थी। एक प्यारा सा बच्चा हंस रहा था और उसके बगल में लिखा था, बी पॉजिटिव। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली के सदस्य जमशेद कमर सिद्दीकी ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था, बल्कि हम मियाँ बीवी दोनों को वहां नहीं होना चाहिए था। इतवार की सुबह मैं और मेरी बीवी शिरीन यूं ही जुबैर और उसकी बीवी जूबी से मिलने पहुंचे तो वहां तो कहर नाजिल था। मियाँ बीवी में जूतम पाजार जारी थी। दोनों एक दूसरे के पुरखों की शान में गुस्ताखियां कर रहे थे। मैं और शिरीन उन दोनों को संभाल रहे थे, लेकिन जुबैर और जूबी हत्थे से उखड़े जा रहे थे। जाओ, कल से चली जाऊंगी रिक्शा करके, कोई जरूरत नहीं मुझको ऑफिस ड्रॉप करने की। जूबी बोली, वैसे भी तुम्हारा टुटपुंजिया स्कूटर देख के ना हंसते हैं मेरे ऑफिस वाले। हाँ, तुम तो शाही घोड़ा गाड़ी वाले खानदान की हो ना। जुबैर ने तंज कसा तो जूबी जहर बुझी आवाज में बोली, खानदान की धौंस ना दो, सब पता है तुम्हारे दादा पठानपुर में किसकी भैंसे नहलाते थे। शिरीन ने जूबी को खींचकर कुर्सी पर बैठाया, लेकिन जुबैर मेरा हाथ छुड़ाकर नथने फुलाता हुआ चिल्लाने लगा, हाँ, नहलाते थे तो तुम्हारे अब्बा की तरह चिटफंड घपले में अंदर तो नहीं गए ना? ए, जबान संभाल के, तुम अपनी जबान देखो। जुबैर चीखा, कैंची की तरह चलती है अम्मा जैसी अपनी। अरे तुम अपनी अम्मा देखो। जूबी हथेली चलाते हुए बोली, महीना महीना पड़ी रहती हैं सीवर वाले खंबे की तरह। अरे जूबी जरा पानी गर्म कर दो वजू खातिर। अरे जूबी पानी ठंडा दे दो पीने खातिर। गांव में घड़े का पानी पीने वाली औरत यहाँ फरमाइशें खत्म नहीं होती। शिरीन ने इशारा किया कि मैं जुबैर को खींच के ले जाऊं। मैंने उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए कोशिश की। अरे यार, तुम लोग क्या बच्चों जैसे लड़ रहे हो? बाहर आवाज जा रही है। मियाँ बीवी को एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए भाई। हम दोनों में भी मसले होते हैं, लेकिन हम बैठ के बातचीत से। अरे रुको यार। जुबैर मेरा हाथ झटक के बोला, हमारी अम्मा सीवर का पाइप है। और अपनी अम्मा को देखो, मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ तब भी मोबाइल ना छूटता हाथ से। काला चश्मा लगाए पूरी रात मोबाइल पे विंडो शॉपिंग करती हैं। अरे हमारे अकाउंट से अपना गरारा ऑर्डर कर दिया। बताओ भाई, गलत बात है कि नहीं? तुम बताओ। जुबैर ने सहमति जुटाने के लिए मेरी तरफ देखा तो मैंने किसी सरपंच की तरह गहरी संजीदगी से कहा, हाँ मतलब ये तो खैर गलत है ही, लेकिन चलता है यार। अब देखो, शिरीन खुद पूरी रात मोबाइल लिए लेटी रहती हैं, तो क्या करें? समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम दोनों तो पढ़े लिखे। कहते कहते मेरी नजर शिरीन पर पड़ी तो उसकी आंखों में शोले उमड़ने लगे थे। वो जूबी को छोड़ के मेरी तरफ बढ़ी। मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, और जो खुद 3-3 बजे तक रजाई के अंदर मीम देख के खी करते वो। अरे मेरा मतलब वो नहीं था, मैं तो पड़ोस की आग बुझाते बुझाते मेरे घर में पानी भर गया था। वो गुस्से में बोली, आज तक तुमने कभी मुस्कुरा के पूछा है कि शिरीन कुछ चाहिए तो नहीं? अब डिस्काउंट देख के मैं खुद के लिए सस्ती मद्दी चीजें खरीदूं तो उसमें भी दिक्कत है। शिरीन यार, 950 की लिपस्टिक कोई सस्ती मद्दी नहीं होती है। तो तुम जासूसी करते हो मेरी? जासूसी क्या भाई, रसीद पड़ी थी डस्टबिन में, नजर पड़ गई। अरे तो सुनो तो, मतलब। मकान के बाहर तक अब भी एक औरत और एक मर्द की आवाज गूंज रही थी, लेकिन इस बार आवाजें दूसरी थीं।
कुछ देर बाद सड़क पर मैं अपनी मोटरसाइकिल से घर चला जा रहा था और शिरीन रिक्शे पर। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य सबाहत आफरीन ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था, लेकिन मैं वहां बैठे बहुत सारे लोगों के बीच किसी गैर जरूरी सामान की तरह कोने से लग के खड़ा हो गया था। गमछे को कान और सर पर लपेटे मैं सीधा मंच की ओर देख रहा था। मुझे अपनी कही वो बात याद आ गई थी जब मैंने शराब के नशे में चिल्लाकर अपनी पत्नी जया से कहा था, ये तुम सारा दिन मास्टरनी बनी लड़कियों को सिखाती पढ़ाती रहती हो ना, छोड़ दो ये सब। गांव में हमारी इज्जत है, सम्मान है, लेकिन तुम छोटे घर की लड़कियों को मान सम्मान से क्या मतलब है ना। मेरी बात सुनकर जया बोली थी, मैं गांव की औरतों को उनके अधिकार बता रही हूं, उनको जागरूक करना गलत काम नहीं है, ये मैं नहीं छोड़ सकती। मैंने तमतमाए चेहरे के साथ उसके सिंदूर को देखा था और उसे धक्का देते हुए कहा था, नहीं छोड़ सकती, ये सारी ठसक सारी अकड़ मेरे नाम के कारण है। अभी मैं अपना नाम छीन लूं तुझसे तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाएगी, यही समाज तेरे मुंह पे कालिक पोत देगा, कालिक। तब जया ने दृढ़ता से कहा था, मुझे किसी शराबी का नाम नहीं चाहिए, मेरे लिए मेरा अपना नाम काफी है। उसकी इस बात ने आग में घी का काम किया और नशे की हालत में बिना कुछ सोचे समझे मैं जया को पीटने लगा था। सुबह नशा उतरा तो मालूम हुआ कि वो घर छोड़कर चली गई थी। कितने दिन रहेगी, वापस तो यहीं आना है, यही सोचकर आश्वस्त रहा मैं। लेकिन कुछ दिन बीतने पर उसे लेवाने गया तो उसने आने से इनकार कर दिया। अपमान की आग में जलता हुआ मैं दुगनी रफ्तार से शराब पीने लगा। अब तो कोई रोकने वाला भी नहीं था। पिता की जमीनों से अच्छी आय मिल रही थी तो सारे कुकर्म अब खुल के करने लगा था। हेलो हेलो हेलो, आप सबसे निवेदन है शांतिपूर्ण ढंग से बैठ जाएं, जिलाधिकारी महोदय पधार चुके हैं। मंच से उद्घोषणा हुई तो मैं अतीत की सड़कों से उतरकर वापस वर्तमान में आ गया। मंच पर अधिकारियों के बीच नीली साड़ी में बैठी जया का व्यक्तित्व कितना प्रभावशाली लग रहा था। फिर माँ कैसे कहती थी कि औरत पति से अलग होकर नहीं रह सकती, कि समाज ऐसी औरतों के मुंह पे थूकता है। लेकिन जया का चेहरा तो आत्मविश्वास की आंच से दमक रहा था। तो क्या सारी कही सुनी बातें झूठी हो गईं? इस छोटे घर की लड़की ने ग्राम प्रधान का इलेक्शन जीतकर मेरे पौरुष को ललकारा नहीं था। मैंने तो सोचा था कि मुझसे अलग होकर जया उस सुख सुविधा को तरसेगी जो उसे मेरे घर में मिलता था, पर उसने तो बाजी में मात दे दी थी। ऐसा मान सम्मान अर्जित किया कि उसकी रोशनी से मैं चेहरा छुपाता फिर रहा हूं। उसने ऐसा बदला लिया कि मेरा सारा घमंड एक झटके में टूट गया। मम्मी मैं बड़ी होकर जया मैडम बनूंगी, पास कुर्सी पे बैठी किसी बच्ची ने अपनी मां से कहा। मैंने एक नजर मंच पर डाली, लगा जया धीमे धीमे कह रही है, तुमने कहा था मुझे छोड़ दोगे तो कहीं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी, फिर तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? मैंने गमछे को कस के लपेट लिया। कितने साल बीत चुके थे। घर वापस लौटते हुए मेरा वजूद अपने आप के लिए भी गैर जरूरी सा हो गया था। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी। अगले सेगमेंट में आइए सुनते हैं कि मेरी मंडली की सदस्य छवि निगम ने इसी वाक्य से शुरू करके कैसे लिखी है एक नन्ही कहानी, मेरा वहां होना। उस दिन मेरा वहां होना जरूरी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। अरे जरूरी होता भी तो कौन सा कद्दू उखाड़ लेता, लेकिन इस बैंक्वेट हॉल से दूर भी तो नहीं जा पाया था। अपनी प्रेमिका की शादी को रोकने आया मेरे जैसा एक दिलजला आशिक और कर भी क्या सकता था भाई, हैं? पर आज मेरा इरादा दाल भात में मूसलचंद बनने का था और मेरा हथियार था जेब में पड़ा हुआ प्रेम पत्र। पहले भी मैं मधु को इसको थमाने की दर्जनों फिसड्डी और नाकाम कोशिशें कर चुका था। अब आखिरी मौका था। मेरे खुराफाती दिमाग को यह फिल्मी विचार जंच गया कि शादी से ऐन पहले मंडप में जब वो गौरी पूजा के लिए अकेले जाएगी, बस तभी आई लव यू कह के इजहार मोहब्बत के इस दस्तावेज को उसे थमा दूंगा।
फिर दूल्हे के बजाय पक्का वो मेरे गले में वरमाला डाल देगी। इसी उम्मीद में नीले ब्रोकेड के चुभते कुर्ते और काटते नए जूतों में उचकते हुए मैं बैंक्वेट हॉल के खंबे के पीछे खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। बाहर चिंगारते बैंड के ये देश है वीर जवानों का से हॉल में डीजे का कान फोड़ू, आ देखें जरा किसमें कितना है दम, दो दो हाथ कर रहा था। उसी घालमेल में मंडप से आती पंडित जी की मुहूर्त निकला जा रहा है जजमान की पुकार यूं घुल मिल रही थी जैसे जल्दबाजी में कोई मिली जुली सरकार बनाई जा रही हो। अब तक मैं कोई 2 मग कॉफी, 4 प्लेट चिली पनीर और शायद 5-6 ग्लास कोल्ड ड्रिंक डकार चुका था, पर दिल था कि दशहरे के अगले दिन वाले रामलीला मैदान की तरह सूना पड़ा था। एसी की तरफ सरकते हुए मैंने एक और ठंडी आह भरी। ये लत मुझे तब से लगी थी जब अपने कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाने आई लेक्चरर मधु मैम से नजरें दो चार हुई थीं। फिर कब वो मेरे मन में मधु मैम से मधु होती चली गईं, कब मेरे जहन से सूर कबीर पलायन कर गए और श्रृंगार रस के कवि बिहारी और रत्नाकर अंदर दाखिल हो गए, पता ही नहीं चला। उधर वो बेखबर थी, इधर मेरी अटेंडेंस 100% हो रही थी। लेकिन पान के पत्ते के आकार वाले लाल कागज पर उनके साथ जिंदगी बिताने के इरादे के साथ लिखा खत मैं उन्हें ही नहीं दे पाया था। तभी हॉल में बहारों फूल बरसाओ बजा और दुल्हन बनी मधु दरवाजे से अंदर आ गई। झट से मैंने जेब से अपना कागज बाहर निकाल लिया। लाल जोड़े में सजी धजी मधु जैसे ही बगल से गुजरी, चुपके से मैंने उनको वो प्रेम पत्र थमा दिया। फिर धड़कते दिल से खड़ा देखता रहा, मधु को मंडप की ओर जाते, मेरा दिया कागज खोलकर पढ़ते, किसी से पेन मांगकर उसमें कुछ लिखते और पंडित जी को रोककर मुझे अपने पास बुलाने का इशारा करते हुए। लगा तीर निशाने पे। ये सोचकर मेरा दिल बल्लियों उछलने लगा। एक ही छलांग में उसके पास पहुंचकर मैंने जिराफ की तरह गर्दन आगे बढ़ाई, फिर सिकोड़ ली क्योंकि उसने इत्मीनान से मेरा वही प्रेम पत्र मुझे थमा दिया। मेरी धड़कनें बेकाबू होने लगी थी। दूसरी छलांग में अपनी जगह वापस लौटकर मैंने जल्दी जल्दी वो कागज खोलकर देखा कि पढ़ूं भाई क्या लिखा है, तो मेरे होश उड़ गए। कुछ पल मैं सकते में खड़ा रहा। उसमें मधु मैम ने टिप्पणी लिख दी थी, अपना पत्र लेखन सुधारें अन्यथा उत्तीर्ण नहीं हो पाएंगे। नीचे मार्क्स भी दिए थे 0/10। बस इतनी सी थी ये नन्ही कहानी।